Good evening, everyone. My name is Shreya, and I am your biology teacher. And welcome to Ye School. Now, we are going to start with the second topic, that is respiration. हम लोगों ने पहले वीडियोस में न्यूट्रिशन, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक, मेजर टॉपिक, उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट करा था. सो अकॉर्डिंग टू द वीडियोस दिस इज द थर्ड पार्ट. ओके, आपका ये थर्ड पार्ट हो चुका है प्रॉपरली. अगर अब आप थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं जिसमें आप रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो नाउ द रेस्पिरेशन जो पार्ट है, रेस्पिरेशन में हम सारी चीज़ें देखेंगे. अगर मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हो तो रेस्पिरेशन इज़ नॉट ब्रीथिंग, मैंने आपको ये समझाया था. रेस्पिरेशन में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, उसको हम यूज़ करते हैं इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. कैसे उसको हेल्प करते हैं, और एनर्जी लेने के लिए, जैसे हम डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा खासा उस एनर्जी को यूज़ कर सकें. सो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. ओके, तो आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ये लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. आपको पता है कि आपका जो एसिमिलेटेड फूड था वो दो जगह गया था. मैंने बताया था ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी. तो एक जगह तो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए सेल्स में चला जाता है, दूसरा फॉर एनर्जी. और एनर्जी मतलब यहाँ रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज हो जाता है वो एसिमिलेटेड फूड. नाउ जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. जब रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इज व्हेन यू रिलीज द एनर्जी इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जब आप ये पूरे एनर्जी को रिलीज करते हो, उस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. ब्रीथिंग के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज द नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग. आफ्टर देन हम अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स के लिए चला जाता है. अब एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या है, तो अगर हम एटीपी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एटीपी मॉलिक्यूल्स आर द एनर्जी करेंसीज ऑफ सेल. ओके, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडीपी एंड एटीपी. एडीपी थोड़ा लो कंटेंट, मतलब इसमें थोड़ी सी लो एनर्जी होती है, एंड ये हाई कंटेंट वाला जो प्रॉपरली एटीपी बोला जाता है क्योंकि इसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप होता है. एटीपी जो एनर्जी हमारा स्टोर्ड होता है सेल में, इट इज द फॉर्म ऑफ अ एटीपी. ओके, और जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है तो फिर जब ये एटीपी जो मॉलिक्यूल है वो आकर ब्रेक हो जाता है एंड इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू एडीपी, फॉस्फेट एंड एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है. दिस इज अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है. अगर आप रेस्पिरेटरी डायग्राम अभी देख रहे हो तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आएंगी. ओके, सो इट स्टार्ट विद द नोज. नोज के साथ स्टार्ट होता है. नोज में अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट देयर. ओके, तो ये जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, यहीं से हमारा जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाता है. ठीक है, और फिल्टर्ड, ये जो एयर होती है फिल्टर्ड होती है बाय दी फाइन हेयर्स जो हमारे पैसेज में, जो हमारे प्रॉपरली नोज में है, नोज पैसेज में, नासल पैसेज में जो कि है. और इसमें हमारा जो नासल पैसेज है वो पूरा का पूरा लाइंड होता है विद द म्यूकस, जो कि प्रॉपरली आपका डस्ट पार्टिकल्स भी रिमूव करता है, एज वेल एज प्रॉपरली इस चीज़ को आपके जो एयर को उसको दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है. नाउ द सेकेंड पार्ट कम्स, दैट इज थ्रोट और फेरेनिक्स. ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर. ओके, तो उसके बाद ये चीज़ किसकी तरफ बढ़ती है, ट्रैकिया की तरफ. तो ट्रैकिया से पहले एक ग्लॉटिस आता है. ग्लॉटिस का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज एपीग्लॉटिस, जिसके बारे में आपको मैंने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में भी बताया था कि जब आप खाना खाते हो तो ये एपीग्लॉटिस थोड़ा सा कवर कर देता है विंड पाइप को, जो कि आपका विंड पाइप अगर कवर हो जाएगी तो फूड पाइप जो कि ईसियोफेगस से आपका खाना आराम से निकल जाए और विंड पाइप में ना गिरे. फिर उसकी तरफ आता है आपका ट्रैकिया, जो कि थिन वॉल्ड ट्यूब होती है, और ये ट्यूब जाकर एक्सटेंड होती है इनटू एक आपकी ट्यूब गई ट्रैकिया. फिर दो प्राइमरी क्या कहते हैं ब्रोंकाई में, मेजर ब्रोंकाई में
हो जाती है ये डिवाइड। ओके, अब इसमें एक जाती है लेफ्ट लंग में और दूसरी जाती है राइट लंग में। ओके, अब जो लेफ्ट एंड राइट लंग में जाती है उसके बाद जाकर सेकेंडरी, फिर ये और थोड़ा डिवाइड होती है इनटू और फाइनर, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ओके, एंड उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई में ये कन्वर्ट होती है, जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स भी बोलते हैं। एंड देन इट फाइनली गोज टू दी एल्वोलाई। ये मॉलिक्यूलर एल्वोलाई सैक होता है जो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होता है, और दिस इज द प्लेस फॉर द गैशियस एक्सचेंज। अब आपका ये जो थर्शरी, अगर आप यहाँ ब्रोंकाई देखो, ये चीज़ें आपकी लंग्स में आकर सारी चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं। लंग्स आपके दो होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ये दोनों लंग, जो लंग्स का मेन फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स द सरफेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और उसके बाद आपको पता है जो लंग है हमारी थोरेसिक कैविटी में आती है, जो कि हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। तो आपके थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, जो नीचे की कैविटी है, उसको जो सेपरेट करता है वो डायफ्राम करता है। ओके, सो दीज वर द पार्ट्स ऑफ द प्रॉपरली रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड अगर हम प्रोसेस की बात करें तो क्या होता है, जब हम इनहेल कर रहे हैं, ऐसे इनहेल करोगे तो आपकी चेस्ट कैविटी और एनलार्ज हो जाती है और आपका डायफ्राम पूरा फ्लैटेंड हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि एयर अच्छी तरीके से भर सके। ओके, और पूरी बॉडी का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक साथ ऊपर आ जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। जैसे ही आप एक्सहेल करते हो वैसे ही आपका जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जो आपके रिब्स, ये प्रॉपर्ली चेस्ट कैविटी है, जैसे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी तरीके से बाहर निकल सके। और इसको इनहेलर एंड एक्सेलेशन ये प्रॉपर्ली प्रोसेस में चलता है। डायफ्राम फ्लैटेंड होता है जब आप इनहेल कर रहे होते हैं और उसके बाद अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। इट्स लाइक दिस, बट जब आप इनहेल करोगे तो इट लाइक्स दिस, एंड एक्सहेल करोगे तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। और ऐसे चेस्ट कैविटी भी ऐसे करके फिर ऐसे हो जाती है। सो दिस वॉज द होल प्रोसेस भी आपको पता चल गया। एंड ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। एंड हेयर वी कंप्लीट्स द रेस्पिरेशन टॉपिक। ओके, रेस्पिरेशन में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद एटीपी के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बाद व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, कि हम लोगों ने प्लांट्स में और एनिमल्स में रेस्पिरेशन देखा, एंड द लास्ट इज हमारे में। सो दिस टॉपिक गेट्स कंप्लीटेड। सो नाउ हम लोग अगर नेक्स्ट चीज़ पे जाएं, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लिए, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में पढ़ लिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सो प्लांट में अपने ही टाइप का रेस्पिरेशन होता है। हर एक बॉडी जो भी है, बॉडी पार्ट कह सके या प्लांट का जो भी पार्ट है, वो अपने हिसाब से रेस्पिरेशन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ देखें स्टोमेटा आपको पता है मेनली गैशियस एक्सचेंज के लिए ही होता है। हमने ये न्यूट्रिशन में अभी पढ़ा कि कैसे वो लोग जब स्वेल करते हैं, जब उनके गार्ड सेल स्वेल अप हो जाते हैं तो कैसे आते हैं, गैशियस एक्सचेंज हो सकता है प्रॉपर्ली। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ करके भी डिफ्यूजन प्रोसेस से भी अंदर और बाहर जाते हैं। डायरेक्ट डिफ्यूजन भी होती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट में कैसी गैशियस की कंपोनेंट, कैसे उसकी प्रॉपरली कंपोनेंट पड़े हुए हैं या कितना उसमें है, या कैसे ह्यूमिडिटी स्ट्रक्चर, सब कुछ देखना पड़ता है। देन उसके बाद एक ड्यूरिंग नाइट एंड डे, आपको पता है ड्यूरिंग डे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं, मतलब प्लांट्स लेते हैं, एंड ऑक्सीजन हमें देते रहते हैं। एट दी साइड बाय साइड अगर हम देखें, नाइट में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, तो उस समय मेजर एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ एडवाइज्ड कि आप रात को जाकर पेड़ों के नीचे ना बैठे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर इसकी वजह से अगर किसी को ब्रीथिंग इश्यूज़ है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाउ आपका ये नॉर्मल चीज़ था प्लांट्स में। एनिमल्स में हम लोग टेरेशियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स में अगर देखें, टेरेशियल एनिमल्स में नॉर्मल ब्रीथ वो कर सकते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। एंड देन एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, वाटर में भी, आपको पता है वाटर का क्या फॉर्मूला है, H2O।
तो H2O में जो डिजॉल्व्ड O है मतलब ऑक्सीजन है, जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, उसको ही एक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं एंड फॉर दैट्स रीजन ओनली इनका रेट ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा होता है। एक्वेटिक एनिमल्स का जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वाटर में जो आपका ये होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो बहुत कम होता है, बहुत लेस होता है अमाउंट में, एंड दैट्स वाई उनको थोड़ी मेहनत लगती है उस dissolved ऑक्सीजन को लेने के लिए। सो दिस इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। You can write it